कोई रास्ता बता मिल पाए। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। राजस्थान में लोग बिना मास्क घर से बाहर ना निकल सकें, इसके लिए राज्य सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है। राजस्थान ऐसा करने वाला शायद देश का पहला राज्य होगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर कहा है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। सीएम गहलोत सोमवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान की सफलता को लेकर संवाद कर रहे थे। इस संवाद में अलग अलग जिलों के कलेक्टर, कॉलेज के प्राचार्य, निगम और नगर परिषद के अधिकारी, जिला खेल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड के साथ साथ नेहरू युवा केंद्रों से जुड़े समन्वयक शामिल थे। सीएम गहलोत ने इस संवाद में कहा कि जब तक आम लोगों में जागरूकता नहीं आएगी कि मास्क नहीं पहनने वाला शख्स यदि संक्रमित है तो वो दूसरों में संक्रमण फैला सकता है, तब तक ये अभियान अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। राजस्थान में स्कूल और कोचिंग संस्थानों को फेज वाइज खोलने के लिए गृह विभाग ने गाइडलाइंस का प्रारूप तैयार कर लिया है। अब इस प्रारूप पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा विभाग के सुझाव मांगे गए हैं। गृह विभाग की ओर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मामले में सभी कलेक्टर से भी संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार विमर्श कर सुझाव भेजने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने पिछले 8 महीने से बंद पड़े स्कूलों को 3 चरणों में खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इसमें पहले चरण में 2 नवंबर से 10वीं 12वीं कक्षाओं को बुलाए जाने की योजना है। इसके बाद कक्षा 6, 7, 8 और 9वीं के विद्यार्थियों को 1 दिसंबर से और पहली से 5वीं तक के बच्चों को 1 जनवरी से स्कूल बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर भी विस्तृत एसओपी तैयार करके सरकार को भिजवा दी है। इसमें 15 मई तक स्कूलों में पढ़ाई करवाकर कार्य दिवसों के नुकसान की भरपाई करने, दीपावली अवकाश को कम करने, शीतकालीन अवकाश को खत्म करने का प्रस्ताव शामिल है। अब स्कूलों को खोलने का निर्णय सरकार को लेना है। सरकार को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके मुताबिक अलग अलग कक्षाओं में स्टूडेंट के आने जाने का समय भी अलग अलग रखा गया है ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा कम से कम किया जा सके। साथ ही स्कूलों में मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। सीएम अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर तीसरी बार ये पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पूर्वी हिस्से में 13 जिलों में पेयजल संकट में कमी की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र में लिखा कि इस परियोजना से इन जिलों में रहने वाली बड़ी जनसंख्या को पीने के लिए स्वच्छ पानी के गंभीर संकट से राहत मिल सकेगी। इस परियोजना के तहत 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से अलग अलग राज्यों में 16 बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दिया गया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी परियोजना को अभी तक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में 9 जुलाई और 20 जुलाई को पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की थी और अब ये तीसरा पत्र लिखा है। भरतपुर के इस अस्पताल में डॉक्टर से लेकर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने बाहों पर काली पट्टी बांध रखी है। इस काली पट्टी के जरिए वो सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिस फैसले के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह को निलंबित किया गया है। बाहों पर काली पट्टी बांधने के अलावा यहाँ के डॉक्टर्स खुले में ओपीडी भी चला रहे हैं ताकि सरकार के फैसले पर अपना विरोध जता सकें। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कप्तान सिंह का एक वरिष्ठ चिकित्सक से विवाद हो गया था, जिसके बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया था। इसी के विरोध में पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी इसी तरह विरोध कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि मरीजों को बिल्कुल तकलीफ नहीं हो
पर हमारा सरकार से और प्रशासन से यही निवेदन है कि कृपया डॉक्टर कप्तान सिंह जी को बहाल करें। दौसा में बढ़ते अपराध और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस रात दिन कोशिश में लगी रहती है और इसी कोशिश के तहत पुलिस अब एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है। इस नई मुहिम के तहत दौसा के हर वार्ड में एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। क्राइम ग्राफ कम करने के लिए बनने वाली इस कमेटी में वार्ड के प्रतिष्ठित और कुछ अच्छे लोगों को शामिल किया जाएगा। इस कमेटी का काम वार्ड के लोगों को होने वाली परेशानियों को प्रशासन तक पहुँचाने के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध लोगों पर नजर रखना होगा। ये कमेटी सुचारू रूप से काम कर सके, इसके लिए हर वार्ड का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बीट कांस्टेबल को रखा जा रहा है, साथ ही इसमें एसएचओ को भी शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1.5 लाख की आबादी वाले दौसा में 55 वार्ड हैं और करीब हर वार्ड से पुलिस के पास संदिग्ध लोगों और अपराध की रिपोर्ट पहुँच रही है और इसी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने ये नई मुहिम शुरू की है। दौसा कोतवाली क्षेत्र के अंदर 55 वार्ड है। ये वार्ड नंबर 1 है। हमने ये पूरे सभी 55 वार्डों के अंदर मोहल्ला सुरक्षा समिति का गठन कर रहे हैं और इसके अंदर मोहल्ले के अच्छे लोगों को सभी को जोड़ रहे हैं, जिससे कि सभी लोगों को एक आदान प्रदान सूचना का हो और उसमें हर व्यक्ति को सुरक्षा का प्रदान करने के लिए, उसमें एक दूसरे को अपराधों से रोकने के लिए, उसको सजग करने के लिए एक पहल है। दौसा जिले के बास विवाई गांव के गोला की ढाणी के लोग मातम में डूबे हुए हैं। महिलाएं जार हैं और कुछ तो बार गश खाकर बेहोश तक हो जा रही हैं। इस गांव के लोग मुकेश सैनी की मौत की वजह से सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश सैनी अपने खेतों से सब्जी लेकर बेचने के लिए बाजार जा रहे थे, तभी रास्ते में लटक रहा एक बिजली का तार उनसे चिपक गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में लगे एक डंपर की चपेट में आने से 11,000 केवी का वायर टूट गया था। बिजली विभाग को इसकी जानकारी भी दी गई थी, लेकिन ना तो इस तार को हटाया गया और ना इसकी बिजली काटी गई और इसी तार की चपेट में आने से मुकेश की जान चली गई। मुकेश की मौत से लोग सदमे के साथ साथ गुस्से में हैं और अब इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सूचना मिल गई, जिसके बावजूद भी उनको रास्ते से हटाया नहीं और सुबह 6 बजे वहाँ वो तार गले में लिपट कर वहीं मृत्यु हो गई। अलवर की मंडियों में प्याज के इस स्टॉक के जरिए बिहार में चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है। दरअसल बिहार में भी प्याज की कीमतें 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक है। ऐसे में वहां चुनाव के दौरान प्याज बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और इस मुद्दे के जरिए विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में बिहार के व्यापारी अलवर से प्याज मंगाने में लगे हैं ताकि सरकार पर यह मुद्दा भारी न पड़ जाए। खबर है कि अलवर से रोजाना 15 से 20 ट्रक प्याज बिहार भेजा जा रहा है। वैसे अलवर के व्यापारियों के लिए भी ये फायदे का सौदा साबित हो रहा है। यही वजह है कि व्यापारी ज्यादा से ज्यादा प्याज बिहार भेजने में लगे हैं ताकि बड़ा मुनाफा कमा सकें। आपको ये बता दें कि बिहार सरकार खुद अलवर से प्याज नहीं खरीद रही है, बल्कि वहाँ के व्यापारी ही यहाँ से प्याज मंगा रहे हैं। अलवर में प्याज की आवक चालू हो गई है। हर साल अलवर की शुरुआती प्याज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में बिकती थी, लेकिन इस बार बिहार का बहुत ग्राहक है और बहुत खरीदारी यहाँ हो रही है। बिहार का जो ग्राहक यहाँ आया है उससे हमें भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो बिहार में चुनाव चल रहा है वो चुनाव में प्याज का मुद्दा ना बने, उसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों से आधारित जो व्यापारी हैं वो बहुत जल्दी प्याज लेने के लिए यहाँ आगे हैं और ज़्यादातर यहाँ का प्याज जो है अभी बिहार में ही जा रहा है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कुछ और अहम खबरों की। हरियाणा से दिल दहला देने वाली एक खबर आई है। यहाँ फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, कार से आया ये युवक पहले इस छात्रा को खींचकर अपनी कार में बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब छात्रा कार में नहीं बैठी तो उसने अपनी पिस्तौल निकाली और छात्रा को गोली मार दी। इस दौरान एक महिला ने छात्रा को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बचा नहीं सकी। ये छात्रा कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली थी।
लेकिन बाहर निकलते ही I-20 कार पर सवार एक युवक ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। जब छात्रा ने इनकार किया तो आरोपी उसे गोली मारकर फरार हो गया। छात्रा के परिजनों के मुताबिक आरोपी काफी समय से उनकी बेटी के पीछे पड़ा था। 26 अक्टूबर को हुई इस वारदात का अब CCTV भी सामने आया है। हरियाणा के चरखी दादरी से एक दिल दहला देने वाली हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू हो गया और उसने सड़क के किनारे खड़े लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे पहले 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। इस बीच वो तेज रफ्तार ट्रैक्टर भी वहाँ पहुँचा जो डिवाइडर से टकराने के बाद सीधा उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। उससे पहले कि वो संभल पाते ट्रैक्टर ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एक आदमी तो दूर गिर पड़ा जबकि दूसरा ट्रैक्टर के साथ ही घिसटने लगा। बेकाबू ट्रैक्टर इसके बाद भी नहीं रुका और उसने कुछ दूरी पर खड़े एक तीसरे आदमी को भी चपेट में ले लिया। चरखी दादरी के महेंद्रगढ़ बाईपास के समीप हुए इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है जिसे इलाज के लिए PGI में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। ट्रैक्टर चालक ने तेज़ रफ्तार से और गलत लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था। उसी दौरान महेंद्र टी पॉइंट पर दुकानों के सामने 2 लोगों को चोटें टक्कर लगी उसकी और जिसमें 2 लोग घायल हुए, जिस पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ट्रैक्टर को मौके से कब्जा में लिया है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में महिलाओं को यात्रा की मंजूरी मिलने के बाद भीड़ रोकने के इंतजाम नाकाफी साबित हो गए। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर कोरोना से बचने के नियमों का पालन करवाना भी मुश्किल हो गया और यही वजह रही कि रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं की काफी भीड़ दिखाई दी, जबकि एक ट्रेन से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। ट्रेन की बोगी में महिलाएं खचाखच भरी दिखाई दी। किसी ने भी कोरोना से बचने के नियमों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इन महिलाओं को रोकने का कोई इंतजाम दिखा। एक रेलवे स्टेशन के बाहर टिकट लेने के लिए भी महिलाओं की लंबी लाइन लगी दिखी। भीड़ ज्यादा होने और टिकट मिलने में देरी पर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई। आधा घंटा हो गया, 10 बजे से खड़े हो। अच्छा हाँ, तो टिकट कब मिलेगा, गाड़ी कब मिलेगा, काम पे तो पहुंचेगा। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने भीड़ रोकने और कोरोना से बचने के लिए काफी इंतजाम किए जाने का दावा किया। कोविड के नॉर्म्स के हिसाब से तो हम 700 सीटिंग कैपेसिटी 12 कार की लेके चल रहे हैं, जबकि नॉर्मल कैपेसिटी उसकी अप्रोक्सीमेटली 1200 के आसपास होती है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को संभालने के लिए जवान नहीं दिखने पर सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े हो गए। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद केंद्र सरकार पराली की समस्या से निपटने के लिए एक अध्यादेश लाने जा रही है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पराली की समस्या के निपटारे के लिए 4 दिनों में सरकार एक अध्यादेश लाएगी, जिसके तहत एक संगठन बनाया जाएगा जो 5 राज्यों में पराली की समस्या पर काम करेगा। इसकी जानकारी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसके बाद कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पराली की समस्या से निपटने के लिए रिटायर्ड जज मदन लोकुर की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, मगर सरकार ने जज लोकुर की नियुक्ति पर ऐतराज जताया था। लेकिन इस वक्त अदालत ने केंद्र की इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया था। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच शुरू होने वाली सेवा के लिए पहला सी प्लेन साबरमती रिवर फ्रंट पहुंच गया, जिसका ट्रायल रन भी किया गया। इस सेवा का उद्घाटन 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रिवर फ्रंट से सी प्लेन के जरिए उड़ान भरी थी और इस सेवा को शुरू करने का वादा किया, जिसके करीब 3 साल बाद देश में पहली बार शुरू होने वाली इस सेवा के लिए पहला सी प्लेन अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद से केवड़िया को जोड़ने वाली इस सेवा से सबसे ज्यादा फायदा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले पर्यटकों को होगा और वो इसमें सफर का आनंद उठा सकेंगे। 3 साल से भी कम वक्त में इस पूरे प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहना गया। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सेवा का लोकार्पण भी करेंगे। इस सेवा की शुरुआत से पहले अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर वाटर एरोड्रोम भी बनाया गया, जहां सी प्लेन से सफर करने वाले यात्रियों को उड़ान से 1 घंटा पहले पहुंचना जरूरी होगा। इस सेवा को शुरू करने के लिए सभी तैयारियों को भी लगभग पूरा कर लिया गया। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि इस सी प्लेन सेवा शुरू होने के बाद एक बार में 19 यात्री सफर कर सकेंगे। इनमें पायलट समेत यात्रियों की मदद के लिए चालक दल के 6 सदस्य भी शामिल हैं। ये सेवा यात्रियों के लिए दिन में 4 बार उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए हर यात्री को एक तरफ की यात्रा के लिए 4,800 रुपए चुकाने होंगे। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में देवी दुर्गा को पीपीई किट पहनकर विदाई दी गई। पूजा के आखिरी दिन वहां के दुर्गा पंडालों में पूरे एहतियात के साथ सभी रीति रिवाज निभाए गए।
लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से कुछ महिलाएं पीपीई किट पहनकर दुर्गा की पूजा करती नजर आईं। पीपीई किट पहन करके आज देवी का वरण हो रहा है, देवी को विदाई दी जा रही है। किसी के हाथ में धनुची है, किसी के हाथ में पूजा का सामान है। कोरोना के खतरे के बावजूद वहां लगभग सभी परंपराएं पूरी की गईं। महिलाओं ने दुर्गा प्रतिमा के सामने एक साथ फेरे लगाए और परंपरा के मुताबिक धुनुची नृत्य भी किया। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पूरी सावधानी और एहतियात के साथ दुर्गा पूजा की और हर नियम का बखूबी ध्यान रखा। जितना प्रोटोकॉल है वो सभी को मानकर हम लोग जैसे माँ का वंदना करते हैं ऐसे ही करेंगे। कोरोना संकट की वजह से इस साल वहां पंडालों में सदियों पुराने सिंदूर खेला की रस्म नहीं की गई, जिसे दुर्गा पूजा का अहम हिस्सा माना जाता है। त्योहारों के सीजन के बीच दिल्ली के टैगोर गार्डन में मौजूद एक मॉल में राम मंदिर का मॉडल लगाया गया है। खास बात ये कि ये मॉडल हूबहू अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर जैसा नजर आ रहा है। मॉल में राम मंदिर का ये मॉडल लोगों के लिए आजकल सेल्फी पॉइंट बन गया है। मॉल पहुंचने वाले ज्यादातर लोगों के कदम राम मंदिर के 32 फीट ऊंचे इस मॉडल को देखकर ठहरते दिखाई दिए। कोई यहाँ अपनों की पिक्चर खींचता नजर आया तो कोई सेल्फी लेता दिखा। कुछ लोग करीब से मॉडल को निहारते भी दिखाई दिए। 80 कलाकारों की मेहनत से करीब 1.5 महीने में बनकर तैयार हुए इस राम मंदिर के मॉडल की यहाँ आए लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच त्योहारों पर लोग अच्छा महसूस कर सके, इसी सोच के साथ इस बार राम मंदिर का मॉडल यहाँ लगाया गया है। खास बात ये कि मॉल में खरीदारी के लिए पहुँच रहे लोगों के लिए राम मंदिर का ये मॉडल आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में हम आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामी आतंकवाद पर दिए गए बयान के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरिस में एक टीचर की हत्या होने के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। कराची में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली और फ्रांस का झंडा जलाकर विरोध जताया। कुछ ऐसे ही प्रदर्शन दूसरे देशों में भी हुए। गाजा में लोगों ने राष्ट्रपति मैक्रों की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप ताइप एर्दोआन ने भी मैक्रों को दिमागी तौर पर बीमार बता दिया। यही नहीं, कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई। कुवैत, मिस्र और कतर समेत कई देशों में फ्रांस में बनी चीजों को दुकानों से हटा दिया गया। रूस का तेल ढुलाई करने वाला एक जहाज एज़ोव सागर में हादसे का शिकार हो गया। जहाज में धमाके के बाद भीषण आग लग गई, जिसके बाद उससे धुआं उठने लगा। एज़ोव सागर में हुए इस हादसे के बाद टैंकर से उठता धुआं कई किलोमीटर ऊपर तक जाता दिखा। इस धमाके की वजह से जहाज को काफी नुकसान हुआ और उसका एक हिस्सा टूटकर समंदर में लटका नजर आया। बताया गया कि इस हादसे के बाद जहाज में सवार 3 लोग लापता हो गए, जिन्हें खोजने के लिए समंदर और आसमान दोनों मोर्चों पर रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गईं। लापता लोगों की तलाश में कई छोटे जहाज समंदर की खाक छानते दिखे तो कई हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे नजर आए। Поисково-спасательные работы продолжаются. В течение ночи у нас работал हादसे के वक्त जहाज पर 13 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 3 लापता हो गए। फिलीपींस के ओरिएंटल मिंडोरी प्रांत में तूफान की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। तूफान की वजह से वहां जोरदार बारिश हुई और कई इलाकों में बाढ़ भी आ गई, जिससे नदी किनारे बसे कई गांव बर्बाद हो गए। वहां के ओरिएंटल मिंडोरो प्रांत में आए मोलावे तूफान ने कई आशाएं उजाड़ दी। तूफान की वजह से वहां 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिन्होंने अपने रास्ते में आए कई पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ दिया। सड़कों पर जगह जगह गिरे पेड़ों की वजह से रास्ते भी ब्लॉक हो गए। तूफान गुजरने के बाद सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया गया, ताकि आने जाने के लिए रास्ते खुलें और राहत बचाव अभियान को भी रफ्तार मिल सके। बताया गया कि तूफान की वजह से वहां रहने वाले करीब 25,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में संविधान बदलने पर हुए जनमत संग्रह के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया। वहां करीब 78% लोगों ने नया संविधान लेके जाने के समर्थन में वोट दिया। ऐसे में इतनी बड़ी जीत मिलने पर लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और राजधानी सैंटियागो में सड़क पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। लोग चौराहे पर ही जश्न मनाने लगे। खूब आतिशबाजी भी हुई। कुछ लोग तो डायनासोर और कार्टून किरदारों की पोशाक में झूमते दिखे। वहीं कुछ चौक पर लगी एक मूर्ति पर ही चढ़ गए। जमकर गाना बजाना भी हुआ और लोग सड़क पर ही नाचते नजर आए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों तक को लेकर जश्न में शामिल हुए। Emoción, como que todavía no me cae la teja, todavía no puedo creer que realmente se haya logrado.
लेकिन जनमत संग्रह के दौरान राजधानी सैंटियागो में हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी हुई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग और प्रशासन आमने सामने नजर आए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, मगर तब भी लोग पीछे नहीं हटे, उल्टा वो वाटर कैनन पर ही हमला करते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया ने बिना पायलट वाले अपने पहले विमान का रनवे पर सफल परीक्षण किया है। इस विमान को ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के साथ मिलकर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में इस विमान के पहले स्टेज का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान विमान को रनवे पर धीमी रफ्तार से दौड़ाकर उसकी जांच की गई। इस विमान के लिए बेहद अहम माने जाने वाले इस परीक्षण को पूरी तरह कामयाब बताया गया। आपको बता दें कि इससे पहले लॉयल विंगमैन नाम के इस विमान के इंजन की ताकत भी परखी गई। बिना पायलट वाला यह विमान खास तौर पर लड़ाकू विमानों की मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे कई दूसरे काम भी लिए जा सकते हैं। चीन के एक आदमी ने एक ऐसा सूट बनाया जिसे पहनकर इंसान किसी पंछी की तरह आसमान में उड़ पाएगा। अपने इस कारनामे की वजह से इस आदमी को चीन का आयरन मैन कहा जाने लगा। क्योंकि अपना शौक पूरा करने के लिए लियू डोंगशेंग नाम के उस आदमी ने फिल्म की तर्ज पर एक जेट सूट ही बना डाला और उसे पहनकर वो उड़ता हुआ नजर भी आया। बताया गया कि इस सूट को पहनकर कोई भी 3 से 5 मिनट तक उड़ सकता है। इस इंजीनियर ने 2 साल तक जेट सूट पर काम किया। शुरुआती कोशिशें नाकाम रही, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले ही आई और लगातार वो इसे बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। जेट सूट से हवा में उड़ने का सपना तो पूरा होगा ही, साथ ही सड़क के ट्रैफिक से भी निजात मिल सकेगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी